अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है, और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स इस वक्त मौजूद हैं उनकी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज की फॉर्मेशन इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर कब हुई थी, किस दौर के अंदर हुई थी, इन सारी चीज़ों को वजह हमने डिटेल के साथ देखना है। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की वजह फॉर्मेशन जो है साइंटिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 4600 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी, यानी ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। और जब इस अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो उस वक्त कंडीशन क्या थी? अर्थ वाज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है? तो जो प्लाज्मा इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। इन तीन चीजों से ये डिफरेंट है। और जब इस अर्थ में प्लाज्मा की फॉर्म मौजूद थी तो बच्चों वहां पर एक तो लाइफ मौजूद नहीं थी, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन टोटली तौर पर अनफेवरेबल थी फॉर दी सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाई टेम्परेचर था, कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंसेप्ट नहीं था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, कुछ और गैसेस वगैरह मौजूद थी, और ऐसी तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशन जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी ना, मजमूई तौर पर लाइफ के लिए अनफिट थी। और यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार लाइफ की ओरिजिन के लिए कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होना स्टार्ट हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि इसमें से कुछ हीट बाहर निकली, वाटर वेपर्स जो थे वो कंडेंस हुए, उन्होंने ओशंस को बनाया, एक्वाटिक इन्वायरमेंट की फॉर्मेशन हुई, और लाइफ की फॉर्मेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। कब? आज से ऑलमोस्ट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3 बिलियन साल पहले इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। 1600 मिलियन साल तक ये जो अर्थ के ऊपर ड्यूरेशन गुजरी है, यह विदाउट लाइफ, डिवाइड ऑफ लाइफ ड्यूरेशन थी। किस फॉर्म के अंदर सबसे पहले लाइफ बनी थी? इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और आज हम उन बैक्टीरिया को कहते क्या हैं? आर्कियो बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, कदीम तरीन बैक्टीरिया। और ये वो बैक्टीरिया थे जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सरवाइव करने की एबिलिटी रखते थे। किस मकाम पर लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी? ओरिजिन इसका किस मकाम पर हुआ था? हाइड्रोथर्मल वेंट। उर्दू में हम इनको कहते हैं गर्म पानी के चश्मे। यानी कि जो समंदर होते हैं उनकी गहराइयों के अंदर कुछ गर्म पानी के चश्मे फूटते हैं, उन्हीं गर्म पानी के चश्मों का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड था। वहां पर आर्कियो बैक्टीरिया की फॉर्म के अंदर फर्स्ट टाइम लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। बचे 4600 मिलियन ईयर से लेकर आज तक जितना भी इस अर्थ के ऊपर टाइम गुजरा है, इस टाइम को हम जियोलॉजिकल टाइम का नाम देते हैं। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं, और जियोलॉजिकल टाइम ये वो वक्त है, ये वो ड्यूरेशन है जो इस अर्थ के ऊपर गुजरा है सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ टिल नाउ। इस जियोलॉजिकल टाइम के अंदर अर्थ प्लेनेट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म बने थे। उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर तादाद में इजाफा हुआ, उनकी एवोल्यूशन हुई, उनकी डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज बनी। कुछ ऐसी वेराइटीज, ऐसी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की बनी थी जो कि सूटेबल थी इन्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी तादाद बढ़ी और वो स्पीशीज हो गई डोमिनेंट। कुछ ऐसी वेराइटीज बनी थी जो जिनकी जो कंपेटिबिलिटी इतना इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हो पाई, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन उनके लिए इतना ज्यादा सूटेबल नहीं थी, तो जस्ट उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। कुछ ऐसी स्पीशीज भी बनी थी एवोल्यूशन के जरिए जो इन्वायरमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर कंपेटिबल हो ही नहीं सकती, और ऐसी सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद
डिक्लाइन होकर खत्म होगी, एक्सटेंट होगी। मतलब कहने का ये है कि इस अर्थ के ऊपर, इस जियोलॉजिकल टाइम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते भी रहे, उनकी डेथ भी होती रही, वो डोमिनेट भी होते रहे, उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी किए रखा, और आहिस्ता 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 यही सिलसिला चलता रहा, और लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बच्चे अगर हम उन तमाम वेराइटीज को या ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को जरा डीपली देखें, एक चार्ट की फॉर्म के अंदर देखें, एक चार्ट बना लेते हैं, उसके अंदर जो है ना हम मेंशन करते हैं कि कौन सी स्पीशीज इस जियोलॉजिकल टाइम के अंदर ओरिजिनेट हुई थी, कौन सी स्पीशीज किस टाइम के अंदर डोमिनेट हुई थी, कौन कौन सी स्पीशीज किस किस टाइम के अंदर एक्सटेंट हुई थी। तो उसके लिए बच्चे जो एक हम चार्ट बनाते हैं ना, उसी को ही हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम देते हैं। इस जियोलॉजिकल टाइम में बच्चे दो टाइप्स की ड्यूरेशन आमतौर पर मेंशन की जाती हैं। वन टाइप ऑफ ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल इरा। दिस इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लंबा अरसा जो है उसके लिए हम वर्ड इरा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक इरा के अंदर कुछ छोटी 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 ड्यूरेशन बना ली जाती हैं। इन छोटी छोटी ड्यूरेशन को हम जियोलॉजिकल पीरियड्स का नाम देते हैं। एक जियोलॉजिकल इरा में डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स मौजूद होते हैं। तो हमने ये देखना है कि जियोलॉजिकल इरा कितने हैं, और किस जियोलॉजिकल इरा में कौन सी स्पीशीज की इब्तिदा हुई थी, और किस जियोलॉजिकल इरा के किस टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट भी होती रही है, एक्सटेंट भी होती रही है, और उनकी तादाद मिनिमाइज भी होती रही है। बच्चों ये सारी सिचुएशन जो है ना हम एक चार्ट की मदद से कर लेते हैं। आप लोग के सामने एक चार्ट मौजूद है। इस चार्ट पे बच्चे आप लोग अगर गौर से देखिए तो एक साइड के ऊपर ये जो चीजें है ना, ये मेंशन की हुई है ड्यूरेशन। ये देखें, ये ड्यूरेशन है। कुछ लॉन्गर ड्यूरेशन हैं जिनको हम इरा का नाम देते हैं, कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन हैं जिनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। अब बच्चे ये देखें कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। फिर इस बैक्टीरिया के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हुई, एवोल्यूशनरी तब्दीलियां हुई, कई टाइप्स की स्पीशीज फर्दर बनी। 3000 से लेकर 2000 मिलियन ईयर्स के दरमियान में जो ये वक्त गुजरा है, ये ड्यूरेशन गुजरी है बच्चों, इसको हम टेक्निकल नेम प्रोटेरोजोइक इरा का देते हैं। 1000 मिलियन ईयर्स का जो टाइम गुजरा है ये प्रोटेरोजोइक इरा कहलाता है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के जरिए बने थे। आप बच्चे यहाँ पर देखिएगा, इसी ग्राफ के अंदर यहाँ लिखा होगा है फंजाई एंड एज ऑफ एल्गी। यानी इसी दौरान फंजाई की फॉर्मेशन भी हुई थी और एल्गी की फॉर्मेशन भी हुई थी। एज कहते हैं जमाने को, यानी ये वो जमाना था जो 2000 मिलियन ईयर्स के नजदीक नजदीक था, और इसी टाइम में फंजाई और एल्गी की एवोल्यूशन हुई थी। अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों को ये जो दो लाइनें नजर आ रही हैं, दीज शो एंसेस्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनके एंसेस्टर की फॉर्मेशन भी इसी प्रोटैरोजोइक इरा के अंदर हुई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे कि इस प्रोटैरोजोइक इरा के बाद दूसरे नंबर पर इरा कौन सा होता है, आता है। दिस इज नोन एज पेलियोजोइक इरा। इसी पेलियोजोइक इरा में डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स भी मौजूद हैं। उनमें से एक आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा कैम्ब्रियन पीरियड। ये कैम्ब्रियन पीरियड कितना अर्सा पहले मौजूद था, ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स अगो। इसके साथ ही यहाँ पर ऑर्डोविशियन पीरियड का नाम मेंशन है। ये आज से 550 मिलियन ईयर्स अगो का जो टाइम था, उसी को ही हम ऑर्डोविशियन पीरियड का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बचे सैलुरियन पीरियड 440 मिलियन ईयर्स अगो, डिवोनियन पीरियड
400 million years ago, Carboniferous period 350 million years ago, and Permian period 270 million years ago था। अब ये सारे पीरियड किस इरा के अंदर शामिल किए जाते हैं? पेलियोजोइक इरा में। फिर थर्ड टाइप के इरा की तरफ जाते हैं, दिस इज नोन एज मीसोजोइक इरा। इस मीसोजोइक इरा में तीन मेन पीरियड्स मेंशन किए जाते हैं, ट्राइएसिक पीरियड्स, नंबर 2 जुरासिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड 200 मिलियन ईयर्स अगो की ड्यूरेशन थी। जुरासिक पीरियड आज से 180 मिलियन ईयर्स अगो वाला पीरियड था। और क्रीटेशियस पीरियड जो है वो आज से 135 मिलियन ईयर्स अगो वाले टाइम को हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मौजूदा इरा है इसका हम नाम देते हैं सीनोजोइक इरा। इस सीनोजोइक इरा में दो पीरियड्स मेंशन है। वन इज कॉल्ड एज टर्शरी पीरियड, दिस इज द अर्लियर पीरियड्स ऑफ सीनोजोइक इरा, यानी ऑलमोस्ट 135 मिलियन ईयर से लेकर 70 मिलियन ईयर्स के दरमियान वाला एरिया होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रीसेंट पीरियड जो इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर गुजर रहा है इसका हम क्वाटरनरी पीरियड का नाम दे देते हैं। अच्छा बच्चे, ये तो पीरियड्स और इरा हो गए। अब इन पीरियड्स और इरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए थे, इसके लिए आप लोग बच्चे जरा इस ग्राफ को डीपली देखिएगा। इस ग्राफ में जो एक साइड है वो गौर से अगर देखेंगे तो उसमें एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है इसके ऊपर प्लांट्स के नेम मेंशन किए हुए हैं। अगर आप इस ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में देखें तो यहाँ पर एक आप लोगों को लूप बनता नजर आ रहा है। दिस लूप शो द ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और ये इनवर्टिब्रेट्स की ओरिजिन कब हुई थी? ड्यूरिंग पेलियोजोइक इरा। और उस वक्त पीरियड कौन सा था? आप बिल्कुल इसके सामने अगर लाइन लगाएं तो बच्चे ये देखिएगा, आर्डोविशियन और सैलूरियन पीरियड्स के दरमियान का जो टाइम गुजरा है ना, इसी दौरान इन वर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ये जो लूप बना हुआ है इसके दरमियान एक वाइडर रीजन मौजूद है। ये देखें, ये वाइडर रीजन मौजूद है। ये वाइडर रीजन ये शो कर रहा है कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान इन वर्टिब्रेट्स की तादाद इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर डोमिनेंट थी। और उसके बाद फिर पर्मियन पीरियड के बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस कुछ चेंज हुई, इन वर्टिब्रेट्स की तादाद कम होना शुरू हो गई, और इनकी तादाद फिर इतनी ही रही कि ये सिर्फ अपने आप को मेंटेन ही रख सके। और ये सिलसिला चलता रहा था ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड तक। फिर जुरासिक पीरियड के बाद आप देख देखें अगेन फिर इस लूप की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि जुरासिक पीरियड के दौरान इन्वायरमेंटल कंडीशंस मजीद चेंज हुई, और वह इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल थी फॉर दी ग्रोथ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और यही वजह है बच्चों कि इस पीरियड से लेकर आज तक इनवर्टिब्रेट्स की तादाद मुसलसल इंक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके साथ ही ये दूसरी साइड एनिमल साइड वाली देखिएगा तो यहाँ पर मेंशन किया होगा एक जगह फिशेस, और फिशेस के बिल्कुल इसी ग्राफ के अंदर नीचे से देखिएगा जहाँ फिशेस का ये लूप जन स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, यहाँ से आइडिया हो रहा होगा आप लोगों को कि आर्डोविशियन पीरियड के दौरान फिशेस की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, और फिर सैलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस में ये फिशेस जो थी डोमिनेंट थी ऑन द अर्थ प्लैनेट। और उसके बाद जो पर्मियन पीरियड है इसमें भी इन फिशेस की तादाद ज्यादा थी। फिर दरमियान में कुछ ऐसा टाइम गुजरा कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन मुनासिब ना रही, सूटेबल ना रही, फिशेस की तादाद कम हुई, और फिर ट्राइएसिक पीरियड के बाद अगेन फिशेस की तादाद जो ना बढ़ना शुरू हो गई। उसके साथ ही आप बच्चे रेप्टाइल्स को देखिएगा। इन रेप्टाइल्स की जो इब्तदा है या इसका जो ओरिजिन है वो ऑलमोस्ट डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड के दरमियान दरमियान हुआ था। और उसके बाद फिर ये डोमिनेंट रहे कब तक? ट्राइएसिक पीरियड तक। और उसके बाद फिर आप देखें ये ऊपर की तरफ ये ग्राफ जो है ना नैरो हो रहा है। तो नैरो होने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन फिर मुनासिब इनके लिए ना रही। अब ये एम्फीबियंस तो इस अर्थ प्लैनेट पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, जस्ट इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और इसके साथ ही बिल्कुल आप देख सकते हैं ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के साथ बर्ड्स हैं,
और बर्ड्स के बाद आप देखिएगा मैमल्स की बारी आती है। तो ये सारा ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि किस पीरियड में, किस इरा में एनिमल्स की तादाद डोमिनेंट रही है अर्थ प्लेनेट पर। एनिमल्स किस पीरियड के दौरान उन्होंने अपने उन एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी, और किस पीरियड के दौरान उन एनिमल्स की तादाद के अंदर कमी आई थी। इस बार बच्चे आप दूसरी साइड पर देखिएगा, ये फंजाई और एल्गी की तो फॉर्मेशन प्रोटेरोजोइक इरा के अंदर हो गई थी, और उस वक्त जो है ना इनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। जब पेलियोजोइक इरा स्टार्ट हुआ था तो उस पेलियोजोइक इरा में कैम्ब्रियन पीरियड, आर्डोविशियन पीरियड, साइलोरियन और डिवोनियन पीरियड के दौरान इनकी तादाद डोमिनेंट रही। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल ना रही और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होना शुरू हो गई। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिएगा फर्न्स के बारे में मेंशन किया हुआ कि फर्न्स का आगाज ऑलमोस्ट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड हुआ था, और इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल थी और इनकी तादाद बढ़ती रही, और इनकी तादाद जुरासिक पीरियड के आखिर तक इंक्रीज होती रही। यानी कि पहले तादाद बढ़ती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती रही। जुरासिक पीरियड के बाद जो है ना अगेन इनकी तादाद कम हो गई, और इस वक्त जो है ना अगर देखें तो जस्ट इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। उस बाद फिर आप जिम्नोस्पर्म की तरफ आ जाएं। जिम्नोस्पर्म का भी ये जो लूप बना हुआ है, इसका लोअर पार्ट ये शो कर रहा है कि इसका आगाज इब्तदा पर्मियम पीरियड के दौरान हुआ था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद में पहले इजाफा हुआ, और ये जो सीनोज़ोइक इरा है इसमें इनकी तादाद के अंदर कमी आई। इस टाइम जो अगर देखें तो जिम्नोस्पर्म ने जस्ट अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और बिल्कुल आखिर में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि इनका आगाज हुआ था ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, और उस वक्त से लेकर आज तक ये वो प्लांट्स हैं जिनकी तादाद के अंदर इजाफा ही हुआ है। तादाद के अंदर बच्चे इनकी कोई कमी नहीं हुई है। तो इस अर्थ के ऊपर ये जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स और इरा हैं, अगर आप लोग इनको जरा डीपली देखेंगे तो खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन के जरिए पैदा हुए थे, फिर इनकी तादाद किस पीरियड के दौरान इंक्रीज हुई थी, किस पीरियड के दौरान इनकी तादाद कम होना शुरू हुई थी, और फिर किस ड्यूरेशन के अंदर इनकी तादाद जस्ट मेंटेन ही होने लगी, इनकी तादाद के अंदर इजाफा मजीद ना हो सका। अच्छा बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक और स्लाइड देखते हैं, उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि साइंटिस्ट जो हैं आखिर इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, इन इंफॉर्मेशन के गैदर करने में आखिर उन्होंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल किया, कौन सा नॉलेज उन्होंने ऐसा हासिल किया जिनकी वजह से उनको ये इल्म हो गया कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ प्लेनेट के ऊपर कब कब फॉर्म हुए थे, इनका आगाज हुआ था। देखो बच्चे, various organisms were produced by the process of reproduction and evolved by the process of evolution on earth after its origin। साइंटिस्ट ने इन तमाम ऑर्गेनिज्म का जो रिकॉर्ड है वो हासिल किया था। कैसे हासिल किया था? थ्रू द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स। उन्होंने इन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को पहले डिस्कवर किया, फिर उन फॉसिल्स की उन्होंने स्टडी की। तो इसी स्टडी के दौरान ही उनके इल्म में ये बात आई थी कि ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन किस दौर के अंदर हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन वी डिटरमिन द एज ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल्स हैं उनकी एज को हम सादा दाम में कहते हैं जमाना, कि फॉसिल्स का ये जो जमाना है इसको डिटरमिन हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए आमतौर पर दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की स्टडी से भी हमें आइडिया मिलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जमाने के अंदर पैदा हुआ था। अब बच्चे, इसी चीज को अगर स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे। आप लोगों के सामने एक ग्राफ मौजूद है,
आप बच्चे इस तरह ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा। इस ग्राफ के एक साइड के ऊपर ये पीरियड मेंशन है। पहले पहले उन्होंने लिखा होगा कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड का एक और नाम आप लोगों को पहले मैंने प्रोटेरोजोइक इरा से भी पढ़ाया कि ये प्रोटेरोजोइक इरा को हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड का नाम भी दे देते हैं। दिस वाज द इरा व्हिच वाज प्रेजेंट बिफोर कैम्ब्रियन पीरियड। बच्चों इस कैम्ब्रियन पीरियड के बिल्कुल आप सामने देखिएगा, ये लेयर आप लोगों को नजर आ रही है, ये लेयर, दिस लेयर इज टेक्निकली कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। ये वो लेयर होती है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं। रॉक्स की तीन टाइप्स होते हैं। अगर हम जमीन की खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं। उन्हीं रॉक्स में से रॉक्स की एक टाइप को हम सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं, और उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मोस्टली फॉसिल जो पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आप ये देखिएगा, ऊपर कैम्ब्रियन पीरियड है और उस कैम्ब्रियन पीरियड के सामने भी ये एक लाइन आप लोगों को नजर आ रही है। दिस लाइन इज अगेन कॉल्ड एज सेडिमेंट लेयर है। इसी तरीके से आर्डोवीशियन पीरियड के सामने ये जो लाइन मौजूद है, इसको भी हम नाम क्या देंगे, सेडिमेंट्स का। इस तरह से ये सेडिमेंट्स लेयर तह दर तह मौजूद हैं अर्थ के अंदर। इन सेडिमेंट्स के बन जाने वाले प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं। सेडिमेंटेशन की स्टडी से मुराद क्या होगा कि सेडिमेंट्स की स्टडी। जब साइंटिस्ट खुदाई करते हैं तो सबसे ज्यादा जो गहराई में फॉसिल्स उनको मिलते हैं वो एलजी के होते हैं। आप लोग ये देखिएगा, एलजी के फॉसिल्स किस सेडिमेंट्स के अंदर मिलते हैं, दो सेडिमेंट्स व्हिच वर फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन। जो प्री कैम्ब्रियन ड्यूरेशन के अंदर मिलती हैं उनको हम क्या नाम देंगे बोला, सेडिमेंट्स, ठीक है ना, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्स। इसमें उनको एलजी के फॉसिल्स मिलते हैं। ये लेयर पहले बनी थी बाकी सारी लेयर की निस्बत, लिहाजा जो फॉसिल्स इस लेयर के अंदर मौजूद हैं साइंटिस्ट को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उन फॉसिल्स, वो जो फॉसिल्स हैं जिन ऑर्गेनिज्म के थे, वो ऑर्गेनिज्म भी पहले के थे। तो एलजी के फॉसिल्स डेप्थ के अंदर मौजूद जो लेयर हैं उनके अंदर मिलते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एलजी ये वो ऑर्गेनिज्म है विच वर एंशिएंट, कदीम तरीन है। पहले अर्थ प्लैनेट के ऊपर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, इनकी डेथ भी पहले हुई थी, इनकी बॉडीज भी जमीन की गहराइयों के अंदर पहले दफन हुई थी, इसी वजह से इनके फॉसिल भी हमें गहराई के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चे साइलूरियन पीरियड में देखिएगा, यहाँ लिखा होगा बरायोफाइट्स, कि साइलूरियन पीरियड में जो सेडिमेंट्स मौजूद होती हैं वहां पर फॉसिल्स बरायोफाइट्स प्लांट्स के मिलते हैं। इसी तरीके से आगे डिवोनियन पीरियड में देखेंगे तो डिवोनियन पीरियड में जो सेडिमेंट्स मिलती हैं उनमें फॉसिल फिलिसिनोफाइट्स यानी फर्न प्लांट्स के मिलते हैं। इसी तरीके से ट्राइएसिक पीरियड के दौरान जो सेडिमेंट्स मिलती हैं उनमें फॉसिल जिम्नोस्पर्म के मिलते हैं। जुरासिक पीरियड में सेडिमेंट्स में फॉसिल्स हमें कोई खास नहीं मिलते, अलबत्ता क्रीटेशियस पीरियड में फॉसिल्स हमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स के मिलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्लांट्स के मुख्तलिफ टाइप के ग्रुप्स हैं जो यहाँ आप लोगों को शो करके बताए गए हैं कि इनके फॉसिल्स किस किस सेडिमेंट्स के अंदर साइंटिस्ट को मिले थे। बच्चे अगर हम एनिमल्स के फॉसिल्स को देखें कि किस किस लेयर के अंदर वो फॉसिल डिस्कवर साइंटिस्ट ने किए थे, तो बच्चे सबसे ज्यादा आपको गहराई में जो फॉसिल्स अवेलेबल होते हैं वो शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स के होते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जो सेडिमेंट्स बनी थी उन सेडिमेंट्स में साइंटिस्ट को इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिले थे। इसी तरीके से आर्डोवीशियन पीरियड के पीरियड में जो सेडिमेंट्स थी वहां पर फिशेस के फॉसिल्स मिले थे। डिवोनियन पीरियड में सेडिमेंट्स के अंदर एम्फीबियंस के फॉसिल्स साइंटिस्ट को मिले थे। कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले। ट्राइएसिक पीरियड के दौरान मैमल्स के फॉसिल्स साइंटिस्ट को मिले। जुरासिक पीरियड के दौरान बर्ड्स के फॉसिल्स मिले। क्रीटेशियस पीरियड के बाद जो टर्शियरी पीरियड स्टार्ट होता है वहां पर फॉसिल ह्यूमंस के साइंटिस्ट को मिले हैं। बच्चे अब हम जरा इसको
स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन को जरा देखते हैं कि फॉसल्स ऑफ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स शुड बी इन डीपर लेयर। जितने ऑर्गेनिज्म ओल्डर होते हैं उनके फॉसल्स भी उतनी ही गहरी यानी डीपर लेयर्स के अंदर मिलते हैं। एंड रीसेंट ऑर्गेनिजम्स इन द यंगर लेयर्स, और जो बाद में आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसल यंगर लेयर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। मगर शर्त ये है कि इनका ये जो सीक्वेंस है, इन सेडिमेंट्स की जो जमीन के अंदर तरतीब है वो डिस्टर्ब ना हुई हो। सम टाइम कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे भी अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सेडिमेंट्स में डिस्टरबेंस हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इनकी तरतीब भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट दूसरे मेथड की तरफ आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल किस मटेरियल को कहते हैं बच्चों? ये ऐसा मटेरियल होता है जहां पर रेडियो एक्टिव एटम्स में से कुछ रेडिएशन निकलती हैं, यानी कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह है कि जिनके अंदर रेडियो एक्टिव कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेडिएशन निकलती हैं। और बच्चों इन रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी होती है उनको साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, और उनको कैलकुलेट करने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि इस फोसल से ये जो रेडिएशन निकल रही है अब कितनी है, ओरिजिनली कितनी होनी चाहिए, अब ये जो डेफिशिएंसी हुई है रेडिएशन में कितने अरसे के अंदर हुई है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके ना वो फोसल की एज का अंदाजा लगा लेते हैं। और इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना कोई फॉसल ओल्ड होगा उसमें रेडियो एक्टिव कंटेंट्स उतने ही कम होंगे, और जितने फॉसल्स लेटेस्ट या रीसेंट होंगे उतना ही ज्यादा उनके अंदर रेडियो एक्टिव कंटेंट्स मौजूद होंगे।